हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का जो आपको डीओई का प्रैक्टिस पेपर मिला है अब 2022 टू 23 का, ये मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है आपका, तो वो सॉल्व करवाने वाली हूँ मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से हम यहाँ पर अपना पेपर। तो अगर आपको मैं एक बार पेपर यहाँ पर दिखा दूँ कि क्या पैटर्न है उसका, उसके बाद हम उसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ड्यूरेशन में हमारे को 3 आवर्स दे रखे हैं और मैक्सिमम मार्क्स हमारे को 80 का दे रखा है। तो 80 मार्क्स का ये आपका पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर हम देखें तो टोटल आपके पास 39 क्वेश्चंस हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। तो इसमें आपके पास 3 सेक्शन है, सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। पार्ट ए में आपको 2 सेक्शन मिल जाएंगे, सेक्शन 1 आई और सेक्शन सेकेंड वाला। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में आपके पास 16 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क ईच होंगे और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। और जो सेक्शन सेकेंड है इसमें 4 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे ये भी आपके एमसीक्यू ही बेस्ड। ठीक है, पर वो अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। जो पार्ट बी है उसमें आपके पास 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। जो पार्ट सी है उसमें आपके पास 11 क्वेश्चंस हैं, कैरिंग 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, जिसमें से 4 क्वेश्चंस जो वो 2 मार्क्स ईच है एंड 3 क्वेश्चन बाकी के जो है वो 3 मार्क्स ईच है। ठीक है, और जो 3 क्वेश्चंस रह जाएंगे वो 4 मार्क्स है, मतलब टोटल 11 है ना, तो 4 4 और 3 में बांट दिया है। तो ये वाले 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे, ये वाले 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच होंगे और ये वाले जो 3 क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स ईच होंगे। इंटरनल चॉइस आपको हर सेक्शन में दी गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कैलकुलेटर आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। एक और चीज़ यहाँ मेंशन की गई है, जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उससे पहले आप उसका नंबर ज़रूर डालें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये किसका आंसर है। ठीक है, करें हम स्टार्ट अपना। तो आज हम पार्ट ए करते हैं, इसका सेक्शन फर्स्ट करते हैं जिसमें 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच है। ठीक है, सेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगी, फिर सेक्शन को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं अनअकैडमी पे इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है और सिर्फ आज का ही ये ऑफर रह गया है। अक्टूबर 11 टू 14 तक ये ऑफर था आपके पास, और ऑफर है कि आपके पास अब आप 30% तक सेव कर सकते हैं सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन पे। तो अगर आप 6 टू 12 का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो उसमें अप टू 30% आप सेव कर सकते हैं, और ये दोनों ही प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन पे हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 24 मंथ का कोई सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसका करंट प्राइस अगर आप देखें तो इतना है, लेकिन आपको पे कितना करना पड़ेगा, 30,000, मतलब 38 के अप्रॉक्स में उसका करंट प्राइस था। अब आप सिर्फ 30,000 पे कर रहे हैं। एक तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पर 20% सेव कर रहे हैं। पर अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो उसमें देखिए 29% है। तो ऐसे अलग अलग है, अप टू 30% आप सेव कर सकते हैं प्लस एंड आइकॉनिक पे। बट ये आपको ऑफर तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर कोड का यूज़ करेंगे मैथ्स बाय श्वेता। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन लें अगर आप उस पर ये कोड लगाएंगे मैथ्स बाय श्वेता तो ही आपको ये डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो अभी भी टाइम है आज का, तो जल्दी से अपने पेरेंट्स को इस ऑफ़र के बारे में बताइए। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज ही ले लीजिए ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल जाए। या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह या फिर कोई और जो आपका कज़न वगैरह है वो लेना चाहते हैं, 6 टू 12 के हैं, आप किसी को जानते हो तो उन्हें ज़रूर बताइएगा ताकि वो ये ऑफ़र ले सकें। इसकी जितनी भी लिंक्स है ना वो मैं आपको सारी नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पर सेक्शन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आप भी आज हम इसे इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं पूरे सेक्शन को। ठीक है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, देन देखो आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पर दे रखी है और आपसे कह रहा है कि अगर ये कंडीशंस हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट ट्राइंगल का नाम कैसे लिखा जाएगा, आपको पता है जो आपके पास चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स, उसमें मेन तो यही है कि हमारे को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के नाम तरीके से लिखने आना चाहिए ताकि जब हम CPCT लगाए ना तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकें, है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूँ ए बी जो है वो QR के बराबर है, तो अगर फर्स्ट पार्ट में देखूँ तो ए बी मेरा ये है पर वो तो QR के बराबर है, यहाँ तो PQ के बराबर आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो ही नहीं सकता ए पार्ट। ठीक है, बी में देखूँ तो CB लिखा है यहाँ, तो CB ये रहा, ये मेरा PR के बराबर है। हाँ बिल्कुल आ रहा है ना PR, चलो ठीक है। और आगे चेक कर लेते हैं एक बार, अब BA ये रहा ना, BA ये QR के बराबर है। हाँ ठीक है, QR ही आ रहा है। ठीक है, CA ये रहा CA, तो PQ आना चाहिए, आ रहा है PQ, तो सेकेंड वाला हो सकता है। अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले थर्ड वाला और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सी वाले में BA किसके बराबर आ रहा है, RP के, तो BA तो ये है ना, ये तो QR के बराबर था पर यहाँ तो RP है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको उनकी नेमिंग चेक करनी होती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ BC है तो BC PR के बराबर होना चाहिए पर यहाँ तो PQ है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर B आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2,
अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, चैप्टर नंबर 1 का आपका ये क्वेश्चन है। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी से करा रखा है, प्लस आर डी शर्मा से भी करा रखा है, प्लस इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा रखे हैं जो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो सबकी जो प्लेलिस्ट है ना वो बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा और ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर का होता कैसा है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आपके पास, ठीक है। इसी के साथ चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट वे टू कन्वर्ट 15/√63 प्लस √20 टू एन इक्वलेंट नंबर हुज डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। एक तरीके से आपसे रैशनलाइज करने के लिए बोल रहे हैं, तो सिर्फ आपसे रैशनलाइज फैक्टर पूछ रहा है कौन सा लेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो जो √63 है उसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 9 × 7 है ना, 9 को बाहर निकालूंगी तो 3√7 आ जाएगा, और जो √20 है उसको मैं लिख सकती हूँ 4 × 5, 4 को बाहर निकालूंगी तो 2√5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब आपको पता है रैशनलाइज होते हैं तो नेगेटिव उल्टे साइन से होते हैं, तो बीच में यहाँ पर प्लस है, रैशनलाइज करते टाइम आप माइनस ही तो करेंगे। तो अब आप देख लो 3√7 - 2√5, 3√7 - 2√5, मुझे ऑप्शन ए ही मिल गया। आप सोच रहे होंगे बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है इसके अंदर, और ऑप्शंस भी तो हो सकते हैं। देखो यहाँ पर हो तो ये वाला ऑप्शन भी सकता है डी, लेकिन यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, बट इन्होंने यहाँ प्लस लगा दिया है इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। और बाकी अगर दो ऑप्शंस आप देखें बी और सी, तो उसमें यहाँ पर 4 है जबकि यहाँ पर 2 आना चाहिए, इसलिए ये वाले दो ऑप्शंस भी नहीं होंगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, आज स्टूडेंट रिकॉर्डेड द पॉपुलेशन ऑफ सम विलेजेस एज शोन बिलो। ये आपको विलेजेस की पॉपुलेशन दे रखी है, A to E विलेज है, उनकी पॉपुलेशन है। अब आपसे नीचे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देन रिप्रेजेंटेड द डेटा ऑन द ग्राफ गिवन बिलो। ये आपको डेटा भी उन्होंने रिप्रेजेंट करके दिया है। फाइनली आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल वॉज यूज ऑन वाई एक्सिस। ये है ना वाई एक्सिस, इस पर आपने कौन सा स्केल यूज़ किया है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये 100, 200, 300, 400, 450, तो विलेज ए की पॉपुलेशन भी 450 ही थी, तो एक तरीके से 100 का ही तो स्केल यूज़ हुआ वो होगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए। 10, 50, सॉरी ए नहीं, ए में तो 10 है, सी आएगा इसका आंसर, क्योंकि 10 का तो हो नहीं सकता ना। यहाँ पर हमारे पास 4 लाइन्स तो पूरी और एक हाफ है, तो 100 का क्या होगा, तभी होगा 450 को 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो 4.5 तभी आएगा ना, और किसी में तो चांसेस मुझे मिल नहीं रहे, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बहुत ईजी है। एक कंप्लीट एंगल ये बना रहा है, और कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 के बराबर होता है ना। तो बस तीनों को ऐसा करो ना, आप प्लस कर दो और इजिकल टू में क्या कर दो, 360 कर दो, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा प्लस का 130 और यहाँ आ जाएगा 360, ठीक है। देन 2x इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 360 माइनस का 130। अब 2x इज इक्वल्स टू में इसमें से इसको माइनस करोगे तो 230 आ रहा है मेरा। अब x की वैल्यू निकालनी है ना मुझको, तो 230 अपॉन में 2 कर दिया, तो 115 डी इसका ऑप्शन है। क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से क्या कह रहे हैं, हरीश प्लेसेस 2 straws forming angle A and B as shown and move straw N such that the value of B gets 3 times of A. How does the value of A change? आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉय है हरीश, उसने क्या किया, ये 2 स्ट्रॉ लगाए, इस तरीके से वो ऐसे एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब एक जैसे मूव स्ट्रॉ एन, जैसे इस स्ट्रॉ को मूव किया ना तो हुआ क्या, जो बी की वैल्यू थी ना वो 3 टाइम्स हो गई है ए के। इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ बी इज इक्वल टू में 3a हो गया है, कह सकती हूँ ना, ये b इज इक्वल टू 3 हो गया। अब वो आपसे कह रहा है हाउ डज द वैल्यू ऑफ a चेंज, a का जो a की वैल्यू है वो कैसे बदलेगी। तो देखो ऑप्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं, द वैल्यू ऑफ a जो है वो ट्रिपल हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रिपल, या फिर वैल्यू ऑफ a बिकम लेस देन 2b, तो जो a की वैल्यू होगी वो 2b से कम हो जाएगी। अब वैल्यू ऑफ a बिकम मोर देन 2b, 2b से ज़्यादा हो जाएगी, या फिर वैल्यू ऑफ a बिकम 1/3, a की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो आप अगर देखें, मैं इस b को इधर 3 को इधर ले आऊँ तो ये a हो गया, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के 1/3 हो जाएगी। जो भी मेरी यहाँ पर b की वैल्यू होगी उसकी 1/3 हो जाएगी ना a की वैल्यू। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसमें एग्जैक्टली ये नहीं बता रखा कि ये a के लिए बोल रहा है,
1/3 किसका 1/3 है ये आपको इस पार्ट में नहीं बता रखा है ना। तो अगर मैं इसको वैसे फाइंड करूँ a + b = 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। b की जगह मैंने 3a रख दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी। देन 4a = में 180, अगर a की वैल्यू मैं यहाँ निकालूँ 180 अपॉन में 4 हो जाएगा। 2 से पहले मैंने इन्हें कट किया, फिर इससे कट किया, 45 आ गया a की वैल्यू। अब मैं अगर बात करूँ b की वैल्यू की, तो b की वैल्यू मेरे पास 3a, इट मीन्स 3 × में 45 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और एक 13, 135 हो गया है। तो इसमें मुझे डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, बट उसमें हमारे को ये नहीं बोला कि ये 1/3 किसकी होगी। अगर बी लिखा होता तो बिल्कुल यही होता ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो अब अगर हम बाकी के ऑप्शंस देखें, ट्रिपल तो खैर नहीं हो सकती, a बिकम लेस देन 2b, तो 2b, तो 2 × में कितना कर देंगे 45, है ना। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। तो अगर आप देखें मैं इसमें से 90 को माइनस कर दूंगी, 5 यहाँ पर 45 ही तो आ रहा है, तो a का मान 2b से कम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसका आंसर b होगा, ठीक है। फिर भी आप अपनी टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इसका आंसर डी होगा या नहीं होगा। अगर ये बी के रिलेशन में ही दे रखा है तो इसका आंसर डी ही होना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू 1/3 हो रही है बी से। देख लो आप 135 का 1/3 निकालोगे तो 45 ही तो आएगा। बस ये ऑप्शन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बता रखा कि ये 1/3 बी का होगा या किसी और का होगा, ठीक है। तो एक बार आप अपने टीचर से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। सम ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन 7 and 11 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/6 वेयर m बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे कह रहा है कि इनके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स हैं जो इस फॉर्म के अंदर हैं, p/q की फॉर्म में, और जो ये m है ना ये एक नेचुरल नंबर है। तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m लाइज बिटवीन 42 and 66, क्या सारी पॉसिबल वैल्यू इनके बीच में होगी। देखो अगर आप 42/6 करो और 66/6 करो तो ये आ जाएगा आपके पास 7, ये आ जाएगा आपके पास 11। देखा जाए तो आपको इन्हीं के बीच के रैशनल नंबर्स तो बताने हैं, तो फिर m की वैल्यू भी तो इन्हीं के बीच की होगी। बट अगर आप b वाला ऑप्शन देखते हैं तो वो हो जाएगा 42/6 एंड 77/6, तो ये तो आपका 7 हो जाएगा। लेकिन ये जो है आपके पास यहाँ पर 1 जैसे 2 आ जाएगा, पर ये इससे बड़ा हो गया। आपको तो 11 तक के बीच के देखने हैं ना, तो ऐसे बी वाला ऑप्शन नहीं है, ऐसी सी नहीं है, डी नहीं है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। आप कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ यहाँ m की वैल्यू पुट करके देख लिया कि इनके बीच की ही वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। यहाँ कह रहे रिधि इज वर्क टू रिप्रेजेंट √27 ऑन अ नंबर लाइन इज शोन। एक गर्ल है रिधि, उसका ये काम आपको दिखा रखा है, √27 उसने नंबर लाइन पे की। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 है ना, उसी का ही ये क्वेश्चन है। इन द नंबर लाइन आर्क DQ, जो ये आर्क है ना DQ, ये उसने ड्रॉ किया है इस OD को रेडियस मान के, ठीक है। यही हमारी √27 भी रिप्रेजेंट कर रही है। लुकिंग एट रिधिज वर्क टीना एंड अजय मेड फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हुआ क्या, इसका काम देख के दो जनों ने स्टेटमेंट दी। वो क्या, टीना ने बोला जो OA है ना वो 5 यूनिट का होगा, जो AB है वो 1 यूनिट की होगी, जो BD है वो भी 1 की होगी। तो अगर हम ये चेक करें क्या इसने सही बोला है ये हमारे को, क्योंकि मेरे को इतना पता है ये मेरा √27 है OD, क्योंकि जितने यहाँ पर इतनी रेडियस ली थी ना OD आर्क लगाने के लिए, तो ये भी 27 ही होगा। चलो पहले अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं नीचे वाले ट्राइंगल में AOB में, तो मेरा OB बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। कितना, वो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होके, तो ये हो जाएगा 25 प्लस का 1, तो 26 हो जाएगा। तो OB मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, √26। चलो ये मेरा √26 निकल गया, ठीक है। टीना ने तो फिर सही बताया इसका मतलब। नेक्स्ट अजय ने क्या बोला कि जो OB है वो √26 होगा, तो फिर ये बात तो अजय ने भी सही बोली है, हमारा भी OB √26 ही निकला है। और कह रहा है AB जो है वो 1 होगा, ठीक है। पर इसने BD के बारे में कुछ नहीं बोला, बट BD के बारे में टीना ने बताया था कि वो 1 है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि OD जो है वो मेरा √27 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो OD अब कैसे निकलेगा, यहाँ पर 90 के सामने वाला है हाइपोटेन्यूज होगा, इसका मतलब √26 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 + 1, तो OD का स्क्वायर, OD निकल के कितना आ रहा है, √27 ही आ रहा है। अजय ने भी सेम ही इन्फॉर्मेशन बताई, जो हमने निकाली वही अजय ने बताई है, बस उसने हमारे को BD नहीं बताया है ना। तो इसका मतलब दोनों ने सही चीज़ें बताई हैं, दोनों ने जो भी स्टेटमेंट निकाली वो सही निकाली है, तो इसका मतलब बोथ ऑफ देम यहाँ आ जाएगा कि वो दोनों ही सही थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है,
अगर x1 है और y जो है वो -1 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको 4 लीनियर इक्वेशन दे रखी है और बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है कौन सी इक्वेशन के हैं। देखो फर्स्ट वाला तो देख के ही पता चल रहा है नहीं होगा, क्योंकि 1 -1 करोगे तो 0 आ जाएगा, बट यहाँ 2 लिखा है। बी वाले में रख के देखो, जहाँ तक है यही होगा। x की जगह 1 रख लिया, y की जगह -1 रख दिया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो 2 = 2 डायरेक्ट ही आ रहा है बी वाले। तो चलो बी वाले ही हमारा आंसर है, सी और डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बी हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं द कॉफिशिएंट ऑफ वाई इन द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई निकालना है। देखो देखते ही आप वाई का कॉफिशिएंट नहीं बता सकते। जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पर 2 है, कई बच्चे क्या करते हैं सीधा उसमें 2 ही लगा देते हैं, ये 2 वाला देख लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले आप इसको सॉल्व करो, तो इसको अंदर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10y - 5 4 = 20, प्लस का है 3x, माइनस का है 4y, माइनस का है 7। सिर्फ y वाली टर्म सॉल्व कर लो, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6y। बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ y का कॉफिशिएंट बताना है। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 6, इसका मतलब इसका आंसर बी है। क्लियर है। तो डायरेक्ट आप इसमें 10 नहीं लिख सकते, ना ही 2 लिख सकते, एक सिर्फ y वाली टर्म को सॉल्व करके ही लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट बट डिफरेंट एब्सेशिया। ऑर्डिनेट मीन्स होता है वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, एब्सेशिया मीन्स होता है जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है। कह रहे 2 पॉइंट्स जिसमें ऑर्डिनेट तो सेम है बट उनके एब्सेशिया अलग है, तो वो कहाँ लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर मैं एक बार ड्रॉ कर लूँ यहाँ पर, तो ये 0 है मेरा। ठीक है। यहाँ मैंने 1 2 3 ले लिया, मान लो मेरा वो ऑर्डिनेट ये है सेम। अब डिफरेंट एब्सेशिया है, तो एक एब्सेशिया यहाँ है, एक एब्सेशिया यहाँ है, तो ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स ऑन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वहाँ लाई करेंगे। क्योंकि अगर आप ऑन एक्स एक्सिस करते हैं यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर अगर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर जैसे x1 ले लो, y0 ले लो, x2 ले लो और y0 ले लो। इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट सेम है बट एब्सेशिया इनके डिफरेंट है, तो ये वाला भी आपका हो सकता है एक्स एक्सिस पे। क्लियर है। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट एब्सेशिया है ना। यहाँ पर वो कह रहा है एब्सेशिया अलग अलग है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास सी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है। वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है हमेशा लाइन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहे हैं, 2 एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो 2 एंगल जिनका सम 180 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लीनियर पेयर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल ही बोलते हैं। तो यहाँ सप्लीमेंट्री का ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे इसी के साथ चॉइस में कह रहे हैं इफ 1 एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट। लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जिन 2 एंगल्स का सम 180 होता है ना। अब कह रहे हो उसमें से एक एक्यूट है, तो बताओ फिर दूसरा क्या होगा। देखो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो हमारे पास 90 से छोटे होते हैं। मान लो मेरा एक एंगल जो है वो 89 है, तो दूसरा क्या होगा, तो जब आप 180 में से 89 को माइनस करोगे ना, तो ये 90 से बड़ा ही आने वाला है, इट मीन्स वो ऑब्ट्यूज होगा ना दूसरा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेके बताया, क्योंकि जो हमारा एक्यूट एंगल है वो 90 से छोटा होता है, तो मैंने 89 मान लिया उसको और दूसरा एंगल निकाल लिया, तो वो मेरा ऑब्ट्यूज आ रहा था, इसलिए मैंने ऑब्ट्यूज पे लगा दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें आपसे कह रहे हैं यहाँ पर द ट्राइंगल्स, आपको 2 ट्राइंगल यहाँ फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन एज शोन इन द फिगर। ठीक है। वट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ट्राइंगल TOI इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SOT। देखो आपको इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आपसे कह रहा है और कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिएगी। एक इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पर मिल ही रही है ना, कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। दूसरी आपको ये मिल रही है यहाँ पर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट तो हो गई होगा। अब एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है और क्या चाहिएगी आपको। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें तो DOS जो है वो TOI के बराबर, ये वही वर्टिकली की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो हमारे को वैसे भी फिगर देख के पता चल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है ये इन्फॉर्मेशन। बी वाला ऑप्शन देखें तो OTI जो है एंगल OTI ये वाला एंगल, और एंगल ODI ये तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, ODI है ना, तो बी वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बात आती है ये इसकी सी वाले की, इसको सी मान लो। ठीक है। सी और डी रह गए हैं। सी वाला है जो TO है, TO ये वाली जो साइड है OS के बराबर, एक ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर जो मेरे पास TI है ये वाली साइड,
ये डी एस के बराबर है। बताओ कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो एक एंगल हमारा ये हो गया, एक साइड ये हो गई। हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है या तो वो एंगल साइड एंगल होता है या वो साइड एंगल साइड होता है, ऐसा ही क्राइटेरिया होता है ना हमारे पास। तो अगर हम इसमें देखें, देखो अगर आप नीचे वाला लेते हो, यहाँ पर ये वाला अगर लेते हो तो ये हो जाएगा साइड, ये भी साइड और ये हो जाएगा एंगल। तो साइड साइड एंगल तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, हाँ लेकिन साइड एंगल साइड ज़रूर आपका एक क्राइटेरिया होता है ना। तो अगर हम ये वाला लेते हैं तो ये हो जाएगा साइड, फिर आ जाएगा एंगल, फिर हो जाएगा साइड, बनना है ना। इसका मतलब आपको ये लेना है ओ एस और ओ टी वाला, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्राइटेरियाज को याद रखना वरना क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी। ट्राइंगल वाले चैप्टर में मेन यही है कि कौन कौन से क्राइटेरिया है और ट्राइंगल के नेम कैसे लिखने हैं। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है, कह रहे द गिवन ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स आपको दे रखे हैं, आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखी और इस वाले ट्राइंगल में बेस नहीं दे रखा। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकालूँ तो निकाल सकती हूँ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इट मीन्स 144 प्लस का 25 कितना हो जाएगा 169, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये मेरी 13 आ गई। तो अब रूल कौन सा लगेगा, एक तो मेरे को 90 डिग्री मिल रहा है इन दोनों के अंदर ही, ठीक है, एक मुझे 13 मिल रही है। RHS लगेगा, क्यों, क्योंकि RHS में क्या होता है, एक तो आपका 90 डिग्री होना चाहिए ट्राइंगल के अंदर, दूसरा आपकी हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और तीसरा कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एक क्या हमारी तो दोनों इक्वल है, इन दोनों में भी आप अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5 ही तो आएगी। तो ये 12 वाली ले लो या 5 वाली ले लो, इसका मतलब इसके अंदर RHS वाला लग रहा है। याद रखना RHS का रूल ही तभी लगता है जब 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। कई बार ऐसा होता है 90 तो होता है बट हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं होती, अदर 2 साइड्स होती हैं या फिर एक होती है या कोई और कंडीशन होती है, तो RHS नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। कह रहे 2 ट्राइंगल्स आर शोन द पेरीमीटर ऑफ PUL, इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है। आर द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं इसका थर्ड एंगल बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे, 180 में से 60 और 70 को माइनस करके। तो ये हो जाएगा मेरे पास 120, माइनस का 70 करूँगी, अभी हो जाएगा मेरे पास 50। चलो ये तो निकल गया। उसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल से थर्ड एंगल निकालूंगी तो 70 आ रहा है। तो अगर आप देखो ट्राइंगल के एंगल के बेसिस पे तो दोनों ट्राइंगल मुझे सेम ही लग रहे हैं क्योंकि इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं। बट जो ए होती है ये कोई कॉन्ग्रुएंट रूल होता ही नहीं है। तो फिर मैं एंगल के बेसिस पे तो इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकती कि ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, अगर मुझे इनकी साइड दे रखी होती, जैसे मुझे ये 2 साइड दे रखी है और इसका पेरीमीटर भी दे रखा है, तो मैं इसकी थर्ड साइड बहुत आसानी से फाइंड कर सकती हूँ, है ना। बट इस वाले ट्राइंगल की मुझे तीनों में से एक भी साइड नहीं दे रखी, तो कॉन्ग्रुएंसी के केस में मैं एक एंगल 2 साइड या 2 एंगल 1 साइड ऐसे तो यूज़ कर सकती हूँ, पर तीनों एंगल नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है ना। तो इसका मतलब मुझे MNQ इनकी मुझे साइड्स पता होनी चाहिए थी ना। तो फिर हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक लेना है, तो डी हमारा कंक्लूजन निकलता है। द कंक्लूजन अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल कैन बी मेड इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, इनकी जो लेंथ है अगर वो गिवन होती तो ज़रूर मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकती थी, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 13 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एल्टीट्यूड ए, आपको एरिया बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर वैसे देखा जाए तो आपके पास होता है यहाँ पर √3/4 इंटू यहाँ पर होता है साइड का स्क्वायर, लेकिन यहाँ आपको एल्टीट्यूड दे रखा है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल को यहाँ ड्रॉ कर दूँ और ये मेरा एल्टीट्यूड ये मुझे दे रखा है, तो 90 डिग्री है यहाँ पर। ट्राइंगल के आपको पता है कि सारी ही साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। तो अब हमारे को इसका एरिया बताना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो मुझे ए पता है बट मुझे इसकी साइड्स नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर एक्स मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक्स मानूंगी तो ये भी मेरे पास एक्स ही होगा और ये वाली जो पूरी साइड है ये भी मेरे पास एक्स होगी नहीं होगी। अब अगर आप देखें तो एरिया आप निकालेंगे कैसे, वैसे एरिया मैंने आपको बताया √3/4 साइड का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर साइड का स्क्वायर करूँगी तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू इससे फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ये मेरा यहाँ पर एल्टीट्यूड है,
तो करते क्या है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम को हम लगा देते हैं। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो मुझे पता है कि वो क्या हो जाएगा, ये हाफ ले लो तो x/2 होगी, ये भी x/2 होगी आपके पास, है ना। जब ये पूरी x है तो x/2 होगी यहाँ पर। अब ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x² इजिकल टू में a² प्लस में आ जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x², ठीक है, इज इक्वल्स टू में a² प्लस यहाँ पर आ जाएगा x² अपॉन में 4। अब इसको मैं यहाँ पर दूसरी साइड पे ले आई और a² यहीं पर ही है। अब अगर यहाँ देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x² अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में a²। जब a से स्क्वायर हटाऊंगी तो इस पूरे के ऊपर रूट लगाऊंगी, है ना। तो 3 का रूट 3 हो जाएगा, x² का x हो जाएगा और 4 का कितना आ जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू a। ये आपने क्या किया है, यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से। तो अब यहाँ से आप x की वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हैं। इस 2 को आप उधर ले जाइए और रूट 3 को नीचे ले जाइए, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 2a और अपॉन में आ जाएगा आपके पास रूट 3। आ गई ना। बस अब आप अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आपको फॉर्मूला मैंने बताया अभी क्या होता है, रूट 3 अपॉन में 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड आपने x ही तो मानी है, तो रूट 3 अपॉन में 4 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ x का स्क्वायर। तो रूट 3 अपॉन में 4, अब देखो x की जगह पर क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो 2a अपॉन में रूट 3। स्क्वायर याद रखना, लगाना है, भूलना नहीं। तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन में 4, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इंटू में 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a का स्क्वायर करोगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा a² ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखो ऑप्शन में देखा जाए तो a की फॉर्म में ही है, तो a को ऐसे ही रहने दो। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 से 4 तो कट गया, आंसर आ गया रूट 3 a² अपॉन में 3। एक बार आप चेक कर लो, आपके पास ये है यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर आया वो आया हमारे पास यहाँ पर रूट 3 a² अपॉन में 3। तो रूट 3 a² अपॉन में 3 c, तो इसका आंसर हो जाएगा c। क्लियर। अब इसी के साथ चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है। वो क्या दे रखा है, इफ s माइनस ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, s माइनस बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, s माइनस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर आपको पता है वो 2s होता है, लेकिन s की इन्फॉर्मेशन यहाँ डायरेक्टली नहीं दे रखी। आपको s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी दे रखा है ना। तो पहले इसको आगे यहाँ लिख लेते हैं। तो आपको दे रखा है s माइनस ए इज इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर दे रखा है, उसी तरीके से s माइनस बी दे रखा है और s माइनस सी दे रखा है। तो देखें तो आपको 20 और 30 दे रखा है यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर, और ये आपको दे रखा है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इनको यूज़ किया कैसे। सबसे पहली बात मैंने इसको यूज़ किया, तो ये होता है मेरे पास s माइनस ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। s की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। यही होता है ना फॉर्मूला, माइनस ए एस ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने बेस सेम यहाँ पर कर लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन में 2 इज इक्वल टू में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास b माइनस सी माइनस a, ठीक है, b प्लस सी, और ये इस 2 को उधर ले गई तो आ गया 20 सेंटीमीटर। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब मैंने यूज़ किया ये वाला s माइनस बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब क्या किया, अगेन s के नीचे मैंने उसका a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 रख दिया, ये 20 सेंटीमीटर ऐसी है, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पर बेस सेम किए, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2 भी हो जाएगा, अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस सी माइनस का b, और ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं उस 20 को दूसरी साइड पे ले गई हूँ, ठीक है। अब अगर हम तीसरी इंफॉर्मेशन देखें, s माइनस सी इज इक्वल टू 30 है आपके पास, तो लिख दिया मैंने यहाँ s माइनस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। s की जगह a प्लस बी प्लस सी लिख दिया अपॉन में 2, माइनस का c ऐसी और ये 30 ऐसी है। फिर दोबारा मैंने यहाँ बेस सेम किए, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2c हो गया अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 30 हो गया, ठीक है ना यहाँ तक। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो आपने तीनों ही इन्फॉर्मेशन एक एक बार करके यहाँ पर यूज़ कर ली है, कर ली ना। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, फिर दोबारा इसको a प्लस बी माइनस का c इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। इन तीनों को एक एक, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दो और इसको इक्वेशन 3 नाम दो। तो आपकी 3 इक्वेशन यहाँ से फाइंड हुई। वो तीनों इक्वेशंस पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और उसके बाद आपको आगे बताऊँगी। तो ये a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 60 थी, उसके बाद आपको मिली a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू में आपको मिला 40, और एक फर्स्ट वाली आपको मिली b प्लस सी माइनस ए,
इजिकल टू में आपको कितना आया, आपके पास आया 20। ठीक है, अब इनको यूज़ करते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो, आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब b प्लस सी माइनस ए, प्लस का a आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, माइनस का b, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से किया तो 60। देखो ये भी कट हो गया, यहाँ पर a भी कट हो गया, सिर्फ 2c बचा है यहाँ पर। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 मिल गई ना, एक की वैल्यू। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो a प्लस सी माइनस का b, प्लस यहाँ आ जाएगा a प्लस बी माइनस का c इज इक्वल्स टू में 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट हो रहा होगा, देखो ये c कट हो रहा है और b कट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 2a, और ये हो गया आप पे 100, तो a की वैल्यू आ गई 50। दो वैल्यूज़ आपकी इजीली निकल गई हैं, a और c की। अब रह गई है b की वैल्यू निकालने से, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना। तो अगर आप अपनी इक्वेशन 1 ही लेते हो यहाँ पर, तो वो है आपके पास b प्लस सी माइनस ए इजिकल टू में 20 है। b को ऐसे ही रहने दो, c की जगह 30 लिख दिया, a की जगह 50 लिख दिया, इजिकल टू में 20 कर दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20 आएगा, इजिकल टू में 20, b की वैल्यू आपके पास आ गई 40। तीनों वैल्यूज़ निकल गई। आपको क्या चाहिए था, इसका पेरीमीटर, तो तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, तो 50, 40 एंड 30, इन तीनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 5 + 4 9 + 3 120 आ रहा है। डी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्या कह रहा है आपसे यहाँ, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड, आपको सेमी पेरीमीटर मतलब कि आपको एस निकालना है, तो वो होता है एस क्या होता है आपके पास, p अपॉन में 2 तो होता है, तो s इज इक्वल्स टू में, तो यहाँ आ जाएगा 15 + 20 प्लस का 25 और अपॉन में 2 हो जाएगा। अब आप इन तीनों को क्या करो, यहाँ पर प्लस कर दो, तो अगर आप 15 में 20 को प्लस करोगे 35, 35 में 25 को प्लस करोगे 60, 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है, ऑन एडिंग -8√2 टू द एक्सप्रेशन दिस रिजल्ट इन एन रैशनल नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है आपके पास यहाँ पर ना एक ये दे रखा है, इसके अंदर अगर आप ये ऐड करते हो -8√2, अब पहले ही माइनस है तो मैंने ऐड की जगह यहाँ माइनस का ही साइन कर दिया है 8√2, तो अब जो आपका आंसर निकल के आएगा ना वो एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ देखूँ, सॉल्व करूँ, √8 को मैं 2√2 लिख सकती हूँ, माइनस का 8√2 हो गया, तो ये हो गया 2 माइनस का 6√2 हो गया। वैल्यू कैसे निकालूँ मैं यहाँ पर, देखो आपको चाहिए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के लिए रूट हटाना पड़ेगा, इसका मतलब ये आपको हटाना पड़ेगा तभी तो रैशनल नंबर आएगा। तो k की वैल्यू उसी की हेल्प से निकलेगी। कैसे, अगर आप a रख देते हो 6 यहाँ पर k की जगह, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 का आप कोई भी टर्म रूट से बाहर नहीं निकाल पाओगे, 3 × 2 होता है ना। अगर आप 12 रखते हो तो वो 3 × 4 होगा, तो 2 बाहर निकलेगा पर 3 अंदर रह जाएगा, तो एक √3 वाली टर्म हो जाएगी, एक √2 वाली हो जाएगी, ये तो तब भी सॉल्व नहीं होगा। अब आप 18 रख के देखो, ठीक है, तो 18 का होता है 9 × 2, तो 9 का मैंने 3 बाहर निकाल दिया और 2 को अंदर ही रहने दिया, तो बन गया ना ये 6√2, कट हो गया, आंसर आ गया -2, रैशनल आ रहा है ना, इसका मतलब इसका आंसर सी है। क्लियर। चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द हिस्टोग्राम बिलो शोज द नंबर ऑफ विजिटर इन अ म्यूजियम ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ डेज। आपको यहाँ पर विजिटर्स बता रखे हैं और नंबर ऑफ डेज बता रखा है। विच ऑफ दिस इज करेक्ट अबाउट द हिस्टोग्राम, इनमें से कौन सा सही है, चलो देखते हैं। देयर वर अबाउट 80 to 90 विजिटर्स फॉर 12 days। 80 to 90 विजिटर, यहाँ है ना 80 to 90, तो ये 12 डेज में नहीं, उससे कम है ना, यहाँ पर 12 डेज पे तो ऊपर आना चाहिए, पर ये तो नीचे है, फर्स्ट वाला तो गलत है। सेकंड देखें, देयर वर अबाउट 60 to 70 विजिटर फॉर 5 days। 60 to 70 विजिटर, 60 to 70 ये है ना, ये 5 days में, हाँ हाँ यही सही है, देखो आ रहा है ना, सेकंड वाला ही मिल गया सही। अगर आप COD देखेंगे ना वो भी आपका गलत ही है, तो इसका आंसर है बी। क्लियर। तो आज हमने इसका पूरा सेक्शन फर्स्ट कर लिया है, अभी हम पार्ट ए पे ही हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन 2, इसका मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन 16 क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।